हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपके अच्छे से प्रिपरेशन हो गया होगा एग्ज़ाम के लिए। तो ये मॉडल पेपर है आपका मैथ सब्जेक्ट का 2026 के लिए। ठीक है, तो ये मैक्सिमम मार्क्स आपका पता है 40 मार्क्स का पेपर होने वाला है। आपको 2 आवर्स मिलेंगे। आपका पेपर वर्किंग होगा, मतलब आपको उसी में आंसर सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो होते हैं ना आपके, वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, है ना। आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं, उसमें आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा आंसर्स को टिक करते जाएंगे, या वहाँ पर अगर आपको स्पेस दी है तो आप स्पेस में लिखते जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखिए, फर्स्ट है आपको चूज़ द करेक्ट आंसर्स एंड राइट इट। आपको ऑप्शन में से करेक्ट आंसर सेलेक्ट करके उसको लिखना है। ठीक, तो फर्स्ट वर्ड है आपको 90,980 इज़ रिटन इन डिजिट्स। ठीक है, तो आपको स्पेलिंग में दिया हुआ है, ये डिजिट्स में से ABCD कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो लिखा है 90,000, है ना। तो 90,000 ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब उसके बाद बोल रहे 900, तो 900 में जाएंगे तो ये 900, ये भी 900, आगे है 80, है ना। तो 980, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है ना। तो आप यहाँ पर चाहे तो स्पेस अगर दिया हुआ है तो आप ऑप्शन ए का सही है उसको यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमेशा ही आप देखेंगे कि आपका इसी फॉर्म में ही होगा, है ना। या तो आपको एक चीज़ का वैल्यू दिया होगा और आपको एक से ज़्यादा की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, ज़्यादा चीज़ का दिया है और एक का वैल्यू पूछेगा। ठीक, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ 1 kg पोटैटो इज़ 40 रुपीज़। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 5 kg पोटैटो। मतलब एक का आपको दिया है 40 रुपीज़ का है, तो 5 कितने का होगा। मतलब आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। बोल रहे हैं कि 1 kg जो है वो 40 रुपीज़ में मिलता है, तो 5 kg 5 kg अगर आप ख़रीदेंगे तो कितने का हो जाएगा। तो जब भी ज़्यादा का पूछता है ना, तो हम क्या करते हैं, जितना भी वैल्यू दिया है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको 40 रुपीज़ का दिया था, 40 में 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 200। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में आपको सीधा ऑप्शन में टिक लगाना है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड जब आपके एवरेज वाले चैप्टर से ही, मतलब एवरेज वाले चैप्टर से आपका 1 मार्क में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, वेट ऑफ 4 स्टूडेंट्स आर 27, 23, 28 एंड 30 kg। एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इज, बोल रहे हैं 4 स्टूडेंट्स हैं, उनका वेट आपको अलग अलग दिया हुआ है। इन सभी का अगर एवरेज वेट पूछा जाएगा, मतलब पूछ रहे हैं आपसे कितना होगा। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 4, है ना। और आपको वैल्यू दी हुई है 4, तो आप ये सबको प्लस करके 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम क्या हो गया आपका 27, 23, 28, 30, है ना। ये सबको प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 4। ठीक, तो सबको प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 108। ठीक, और इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, 4 से। तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 27। तो ऑप्शन इसका ए वाला जो है वो सही हो जाएगा, 27 kg। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर में हमसे पूछ रहा है डेसिमल का एक क्वेश्चन है, जहाँ पर हमको पॉइंट की 2 वैल्यूज़ दी हुई है और दोनों को प्लस करने बोल रहा है, और ऑप्शन हमसे पूछ रहे हैं क्या आएगा। तो देखो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना, 0.45 लिख लिए और प्लस 0.65, मतलब पॉइंट को आपने पहले लगा लिया डेसिमल को, फिर जिसके नीचे जैसे आपको जो जो दिया वैल्यू उसको उसके नीचे अरेंज कर लिए। 5 + 5 करेंगे तो 10, कैरी 1 चला जाएगा। 4 और 6 10 और 1 11। ठीक है, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दिए। 11 का कैरी 1 आया था, तो यहाँ पर प्लस करोगे तो 1, मतलब 1.1। तो 1.1 हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अभी MCQ का लास्ट क्वेश्चन है। अ स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री देन इट इज़ कॉल्ड। तो एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है ना, एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे एंगल बना 180 डिग्री का। तो ये 180 डिग्री का जो एंगल होता है, इसको हम कौन सा एंगल बोलते हैं। तो इस एंगल का नाम क्या होगा, इस एंगल का नाम है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्पेस भी दिया हुआ है। ठीक, तो अगेन अगर आपको स्पेस में ऐसा लग रहा है कि आप सीधा सीधा नहीं लिख पाएंगे, तो आप खुद से यहाँ पर स्केल से पहले पेंसिल से लाइन बना लीजिए और उसके हिसाब से आप उसमें लिख सकते हैं।
क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम इज़ ₹150, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है मतलब उसने कितने में ख़रीदा, एंड सेलिंग प्राइस इज़ ₹200 और कितने में बेचा, ठीक। देन फाइंड प्रॉफिट और लॉस, तो आपको बताना है कि इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस, मतलब कितना प्रॉफिट है कितना लॉस हुआ ये आपको बताना है। तो पहले तो जो दिया उसको लिख लेते हैं, है ना। हमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस, है ना, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, CP बोलते हैं उसको, कितना है 150। फिर दिया हुआ हमको सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है ₹200, ठीक। तो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मतलब उसने ज़्यादा में बेचा। तो जब भी ऐसा होता है मतलब वहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है आपका, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसी में पुट कर देते हैं वैल्यूज। सेलिंग प्राइस कितना है 200, कॉस्ट प्राइस कितना है 150। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट कितना आ जाएगा ₹50, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कन्वर्ट 25 पैसे इंटू रुपीज़, पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब हमको पता है कि 100 पैसा जो होता है, 100 पैसे इज़ इक्वल टू 1 रुपी, है ना। 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपी। तो 1 पैसे का निकाल लेते हैं, उसका 25 का निकाल लेंगे, है ना। तो 1 पैसे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 पैसा इज इक्वल्स टू ₹1/100, ठीक। तो 25 पैसा इज इक्वल टू 25 पैसा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹1/100 इंटू 25, ठीक, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो 25/100। तो ये हो जाएगा आपका 0.25 रुपीज़, है ना। क्योंकि नीचे 2 ज़ीरो है, आप यहाँ पर 2 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देंगे, है ना। तो 0.25 रुपीज़ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट 4 मंथ इनटू डेज़। अब देखो मंथ से डेज़ में कन्वर्ट करना है, तो हमको पता है 1 मंथ में कितने डेज़ होते हैं, 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज़, ठीक। तो 1 में 30 डेज़ होते हैं, तो 4 मंथ्स में कितने डेज़ हो जाएंगे, 4 मंथ में 30 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 डेज़, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। इसमें नेक्स्ट सीक्वेंस क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए ये जो डबल वाली लाइन दिख रही है ना, डबल मार्जिन तो सब में दिख रहा है ना। मतलब एक बॉक्स यहाँ पे बना लेते हैं, एक बॉक्स आप स्केल और पेंसिल के हेल्प से बनाएंगे। मैं यहाँ पर रफली बना रही हूँ एक बॉक्स, इसके सेंटर पे आपको 2 लाइन तो दी हुई है इस तरीके से, है ना। 2 लाइन तो सब में है, यहाँ पर एक भी लाइन नहीं है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो 2 सब में है ना। तो हॉरिजॉन्टल वाली हमने तो बना ली, वर्टिकल यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, मतलब 0 1 2। तो अब कितनी वर्टिकल लाइंस बन जाएंगी इसमें, 3 1 2 3। चलिए अब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर अब आपको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ, देखो ऐसे है ना, एडिशन करने के लिए दिया है। तो ये एडिशन हो सकता है ऐसे भी दे दे, या फिर आपको ना ऐसे साइड में जो से लिख के देते हैं ना, दोनों नंबर के बीच में प्लस, फिर इधर और स्पेस दे, वहाँ पर आपको खुद से मतलब एक के नीचे एक लिखना, अरेंज करना पड़ेगा, फिर आप प्लस करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तो अरेंज करके दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं सीधा प्लस करते हैं। आपको ध्यान रखना है, आप वंस के साइड से प्लस करना स्टार्ट करेंगे। तो 2 + 1 3, 4 + 1 5, 8 + 1 9, 4 + 3 7, 8 + 9 17, कैरी 1, 1 + 1 2 और 9 का 9। तो ये आपका एडिशन का आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 में ही 2 क्वेश्चन है ना। एक तो आपको प्लस करने का था, एक आपको डिवाइड करने का है। तो डिवाइड करने के लिए पहले आप इसे इस फॉर्म में लिख लो ना, डिविडेंड को लिख लिए, डिविजर को लिख लिए। अब इसको डिवाइड करते हैं। 7 का टेबल पढ़ना है आपको, है ना। यहाँ पर आपको 9 दिख रहा है, तो 7 1 टाइम्स चला जाएगा, 7 1 सा 7, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब ये 7 को नीचे उतारेंगे, 7 का टेबल फिर से पढ़ेंगे, 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 4 में तो 28 हो जाएगा, तो 7 3
21। फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा। अब 8 को उतार लेंगे, ठीक है। फिर 7 का टेबल पढ़ेंगे, 68 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 7 9 ज़ा कितना होता है, 63 होता है, ठीक। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 5। तो ये आपका डिवीजन हुआ इस तरीके से, है ना। ये आपका क्वेश्चन बन गया क्यू, ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवीजर है, और ये बच्चा नीचे रिमाइंडर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको 16 एंड 20 दिया है, इसका HCF फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे हमको। तो जो दोनों नंबर्स दिए ना, जैसे फैक्टर्स 16 का लिखना पड़ेगा, और वैसे ही फैक्टर्स हम किसके लिखेंगे, 20 के, मतलब किन के टेबल में आते हैं, ठीक। तो फैक्टर्स ऑफ 16 एंड फैक्टर्स ऑफ 20। तो 16 जो है वो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 8 के टेबल में आएगा, और 16 के टेबल में आएगा। ऐसे ही 20 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 में, 5 में, 10 में, और 20 में, ठीक। अब हमको इनके कॉमन फैक्टर्स देखने होते हैं ना, जैसे दोनों में क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, दोनों में 2 दिख रहा है, दोनों में 4 दिख रहा है, ठीक है। इसमें और इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है ना। तो कॉमन फैक्टर्स को आप लिख लीजिए। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 16 एंड 20, ये हो जाएगा आपका 1 2 और 4, ठीक। अब ये कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, तो 1 2 और 4 में बड़ा नंबर कौन सा है, तो 4। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 4। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ये HCF वाले क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको एक मल्टीपल वाला क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं लुक एट द नंबर्स गिवन बिलो एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। आपको एक नंबर दिए हुए यहाँ पर कुछ लिख करके, और उसके अकॉर्डिंग आपको उसके नीचे जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर लिखना है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ देम आर मल्टीपल ऑफ 2। इसमें से ढूंढ के बताना है कि 2 का मल्टीपल कौन कौन सा होगा, ठीक है। तो 2 का मल्टीपल कौन कौन सा होगा, 1 होगा क्या, नहीं। 21 नहीं, ठीक है। 22 होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, छोटे से बड़ा नंबर यहाँ पर दे, इसमें से जो भी होगा उसको ढूंढ करके यहाँ पे लिखते जाते हैं। जैसे कि 4 दिख रहा है हमको, 4 होगा, है ना। 6 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 10 14 16 18 22 24 30, है ना। ये सब जो होंगे वो क्या होंगे, 2 के मल्टीपल्स होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कैन यू राइट 4 मल्टीपल्स ऑफ 2 विच आर नॉट गिवन। अब इसमें से जो नहीं दिए हुए हैं, हमको 4 ऐसे मल्टीपल लिखने 2 के जो यहाँ पर दिए हुए नहीं हैं इसमें, है ना। देखो क्या नहीं दिए हैं, हमको 2 नहीं दिया है ना, 4 से स्टार्ट किया है ना, तो 2 नहीं दिया है। और क्या नहीं दिया है, तो 14 16 18 के बाद 22 दिया है, 20 नहीं दिया, तो 20 को लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर यहाँ पर देखोगे 22 के बाद 24 24 के बाद 26 नहीं है, 26 के 27 28 भी नहीं है ना। तो ये 4 मल्टीपल्स हो गए 2 के, जो कि यहाँ पर दिए हुए नहीं थे। चलिए इसमें का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ देम आर मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं इसमें से आपको बताने हैं, ठीक है। तो 4 के मल्टीपल कौन कौन से हो जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 4 8 16 और 24। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पर हमको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस दिख रहे हैं। तो फ्रैक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि इसको माइनस करना है, ठीक है। अब देखो जैसे सॉल्व में ऐसे 1 और 2 दो क्वेश्चन दिए हैं, तो ये दोनों सॉल्व करना है। जब तक आपको और लिखा हुआ ना दिखे तब तक आपको जितने क्वेश्चन है उसमें वो सारे सॉल्व करने हैं, ठीक। तो फर्स्ट में बोल रहे हैं दोनों को माइनस करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका एलसीएम 3 आ जाएगा, दोनों के नीचे सेम नंबर है 3, है ना। और ऊपर क्या हो जाएगा 2 - 1, ठीक। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और नीचे 3, तो इसका आंसर हो गया 1/3, ठीक। सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। तो 2/5 मल्टीप्लाई, है ना। अब क्या होता है, जो डिवाइड का साइन है, डिवाइड करने को जब हम सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और ये जो इधर का नंबर है ये रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब 9 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये 9/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आप चाहें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, या फिर अगर इसे आप कैंसिल करके चाहें तो कैंसिल लोएस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक।
जैसे कि इसका आंसर 9 2 सा 18 अपॉन 5 3 सा 15, ऐसे भी हो सकता है। ठीक, यहाँ पर आप चाहें तो अब इसको लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए इसको 3 की टेबल में ये 6 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में 6/5 भी इसका आंसर हो सकता है। 18/15 लिखेंगे तो भी सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेटर इज रोटेशन सिमेट्री ऑन हाफ रोटेशन, टिक द राइट आंसर। इसमें से आपको बताना है कि किसका रोटेशन सिमेट्री सेम होगा, है ना, मतलब रोटेशन सिमेट्री होगा ऑन हाफ रोटेशन, मतलब इसमें से इसको हाफ रोटेट करेंगे तो जैसा दिख रहा है अभी वैसा ही दिखेगा, है ना। तो देखो ई को अगर हम हाफ रोटेट करेंगे तो ये जो है वो ऐसा नहीं दिखेगा, है ना, इसका जो साइन आपको इस स्पेस में दिख रहा है ऐसा नहीं दिखेगा, है ना, चेंज हो जाएगा। जे को भी अगर आप लिखेंगे हाफ रोटेशन करेंगे तो इसका जो टर्न इधर दिख रहा है यह चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एच को अगर हम करेंगे तो इसका हाफ रोटेशन जो है वो एज इट इज़ जैसे दिख रहा है वो, मतलब रोटेशन आपको सिमेट्री दिखेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है अ लेक हैज़ द फॉलोइंग नंबर ऑफ एनिमल्स। एक लेक में ये एनिमल्स प्रेजेंट है, मतलब फिश है, डक है, स्वान है, फ्रॉग है, गूज है। कितना कितना है, तो फिश देखो यहाँ पर कितनी लाइन्स है, 1 2 3 4, 4 लाइन्स है, मतलब 4 है। डक 1 2 3 लाइन्स है, मतलब 3 है। स्वान 2 है, फ्रॉग 2 है, गूज 2 है। शीट द नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू द नंबर ऑफ एनिमल्स। तो जितने एनिमल्स हमको यहाँ पर दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमको बॉक्स दिया हुआ है या बनाना पड़ेगा आपको, उसको आपको क्या करना है, शीट करना है। तो बना लेते हैं। तो हमको एक तरफ तो नंबर ऑफ़ एनिमल्स दिया था तो इस तरफ नंबर ऑफ़ एनिमल्स बना लेते हैं और इस तरफ आपको जो एनिमल्स दिए थे उनके नाम लिख लेते हैं। हो सकता है ये आपको गिवन रहे, है ना, तो अगर दिया रहेगा तो आपको फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो नाम लिख लेते हैं। क्या क्या था, फिश, डक, स्वान, फ्रॉग और गूस। आप इसको पेंसिल और स्केल के हेल्प से बनाएंगे। मैं इसे भी रफ ही बना रही हूँ। ये आपका बराबर बॉक्सेस बनना चाहिए ना, आप स्केल और पेंसिल के हेल्प से बनाएंगे ना तो आपकी बॉक्सेस जो है वो पूरी बराबर बनेंगे। ठीक है, अब हमने वहाँ पे देखा था क्वेश्चन में किसमें कितने कितने एनिमल्स प्रेजेंट हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पर बॉक्स को शेड करना है। ठीक, यहाँ पर हमको पता है क्या है, नंबर ऑफ एनिमल्स। ठीक, चलिए तो फिश कितनी थी, 4 थी, तो आप क्या करेंगे, 4 बॉक्सेस को 1 2 3 4 बॉक्सेस को आपने शेड कर दिया। ठीक है, डक कितने थे, 3, तो आपने 1 2 3 बॉक्सेस को शेड कर दिया। स्वान कितने थे, 2, तो 2 बॉक्सेस को शेड करोगे। फ्रॉग भी 2, तो 2 को शेड कर देंगे और गूज भी 2, तो यहाँ पर भी आप 2 बॉक्सेस को शेड कर देंगे। ठीक है, आप पेंसिल से अच्छे से उसको शेड कर सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपको ऐसा बॉक्स बना के दिया रहे, उसमें आपको शेड बस करना रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और शॉपकीपर एज अ ड्रम विथ 15 लीटर ऑयल, ही सोल्ड 3.250 लीटर, 5 लीटर, 2.300 लीटर ऑयल टू द कस्टमर रेस्पेक्टिवली, सो हाउ मच ऑयल इज़ लेफ्ट इन द ड्रम। ना तो बोल रहे हैं कि इतना 15 लीटर ऑयल था और इतना इतना उसने बेच दिया, तो अभी कितना बचा। तो पहले उसने सेल कितना किया उस सबको प्लस कर लेते हैं। तो 3.250 5 2.3, और देखो 5 लीटर बस था तो इसको आप ऐसे लिख लोगे। ठीक है, तो ये 0 5 5.5 प्लस 2 7, तो 10 पॉइंट इतना लीटर उसने सेल कर दिया। टोटल कितना था, 15 था, है ना, तो 15 लीटर थे तो इसमें से 10.550 सेल हो गया, तो बचा कितना, तो बचा कितना इसको निकालने के लिए आप इसको माइनस कर लो। ठीक, इधर से दोगे आप बोरो लोगे तो ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर 4 बचेगा और ये आपका 4, तो कितना उसमें बचेगा, लेफ्ट ऑयल कितना हो जाएगा 4.450 लीटर। ठीक है,
तो आप लिख सकते हैं 4.450 लीटर इज लेफ्ट इन द ड्रम। ठीक, इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है 1 ड्रम कैन होल्ड 25 लीटर्स ऑफ वाटर, है ना, एक ड्रम में 25 लीटर पानी आ सकता है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन बी फिल्ड इन 7 साइज ड्रम्स, तो 7 ड्रम्स में कितना आएगा, तो 1 ड्रम में कितना आ रहा है, 1 ड्रम में 25 लीटर, तो 7 ड्रम्स में कितना आ सकता है, 25 इंटू 7, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 175 लीटर। ठीक, तो 7 लीटर या 7 ड्रम्स, 7 ड्रम्स कैन होल्ड 175 लीटर ऑफ वाटर। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका एक बिल बनाने का टाइप का क्वेश्चन रहता है। ये बिल का क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट ही है ना, इस टाइप का आपका आएगा ही, तो हो सकता है आपको एग्ज़ाम में फॉर्मेट दिया हो या फिर नहीं भी दिया हो, है ना, तो आपको फॉर्मेट बनाने का भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, है ना। तो बोल रहा है देखो, इफ़ यू नीड 5 कॉपीज़ 3 पेंसिल्स एंड 1 रबर, तो आपको यहाँ पर जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको बिल बनाना है। ठीक है, तो बोल रहे हैं 5 कॉपीज़ ली हैं, एक कॉपी का रेट 20 है ना, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 3 पेंसिल ली है, एक का पेंसिल 5 रुपीज़ का है, तो 3 पेंसिल 15 रुपीज़ की हो गई। एक रबर लिया है 2 रुपीज़ का। ठीक है, तो पूरे को आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे, तो आपका आंसर यहाँ पर कितना बन जाएगा, रुपीज़ में टोटल 170। यहाँ पे आप चाहें तो साइन कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर कुछ भी आप नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम नहीं लिखेंगे, है ना, XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। डेट आप एग्ज़ाम वाली डाल सकते हैं, है ना, जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस दिन की डेट डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर बोल रहा है स्क्वायर गार्डन हैज़ अ साइड ऑफ 250 मीटर, मतलब एक स्क्वायर गार्डन है, स्क्वायर गार्डन मतलब सभी तरफ से बराबर है, तो बोल रहे हैं 250 इधर, 250 इधर, 250 इधर और 250 इधर। तो पुट अ वायर फेंसिंग अराउंड दिस, अब इसके चारों तरफ वायर फेंसिंग लगानी है ना, तो वायर फेंसिंग मतलब कहाँ लगेगी, फेंस मतलब बाड़ी जैसे बनाना है, तो फेंसिंग यहाँ पे लगेगी ना, बाउंड्री पे। तो जब भी बाउंड्री की बात होती है तो हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर, है ना। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड, तो कितना वायर लगेगा, तो जितना इसका पेरीमीटर होगा उतना वायर लगेगा, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो 2 तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप इसको पूरा प्लस कर दो, 4 250 250 250 250 को, या फिर आप क्या कर सकते हो, 4 इंटू साइड का फॉर्मूला लगा सकते हो, मतलब 4 इंटू 250, तो ये आ जाएगा आपका 1000 मीटर वायर इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्जेक्ट्स की चाहिए होगी तो आप कमेंट करिएगा।